तो यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल एलिलिज्म की कंडीशन की। तो हमारे टॉपिक का नाम है मल्टीपल एलिलिज्म। अब एलील्स के बारे में तो हमने पहले ही बात कर ली है कि एलील्स जो है वो एक जीन के अलग अलग फॉर्म्स को हम बुलाते हैं। सो यहाँ पर अगर एक जीन है और उस जीन के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं उन डिफरेंट फॉर्म्स का क्या नाम होता है? एलील्स। तो सिंगल जीन के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उन्हीं को हम बुलाते हैं एलील्स। जनरली हमने मेंडलिज्म के टाइम पर बात की थी कि एक जीन के दो एलील्स होते हैं, एक जीन के दो एलील्स, जैसे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। लेकिन जब मेंडल के बाद के काम किए जाते हैं जेनेटिक्स के ऊपर में और सारे ऑर्गेनिजम्स पर जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए तो हमें कुछ ऐसे जीन्स का दिखाई पड़ते हैं जिनके पास एक से दो से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट हैं। तो एक जीन के कितने एलील्स हैं? दो से ज़्यादा। ऐसी कंडीशन जहाँ पे किसी एक जीन के दो से ज़्यादा एलील प्रेजेंट हो, दो से ज़्यादा मॉलिक्यूलर फॉर्म्स प्रेजेंट हो, तो ऐसी कंडीशन को मल्टीपल एलीलिज्म बुलाते हैं। तो मल्टीपल एलीलिज्म में क्या होता है? एक जीन होता है और उसके मोर देन टू एलील्स होने चाहिए। अब टू एलील्स से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। दो से ज़्यादा हैं तो उन सबको मिला करके हम मल्टीपल एलीलिज्म कंडीशन बुलाते हैं। अब मल्टीपल एलीलिज्म का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक जीन है, ए जीन, और इसके कई सारे एलील्स हैं, A1, A2, A3, A4। ये सब क्या है? इसके डिफरेंट फॉर्म्स, ए जीन के डिफरेंट फॉर्म्स, जिनको हम ए जीन के मल्टीपल एलील्स भी बुला सकते हैं। ये सारे क्या है मिला करके? मल्टीपल एलील्स। मल्टीपल एलील्स। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो मल्टीपल एलील्स हैं, अब इनकी आप जीनोटाइप किस तरह से बनाएंगे? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि भाई हमारे पास में दो एलील हुआ करते थे और दो एलील से हम 3 तरह का जीनोटाइप बना सकते हैं। एक है कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी और एक है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये 3 तरह के जीनोटाइप सिर्फ पॉसिबल है। लेकिन अगर मल्टीपल एलीलिज्म की बात करें तो यहाँ पर तो मल्टीपल एलील्स हैं, तो पेयरिंग जब हम करेंगे एलील्स के बीच में, तो पेयरिंग भी तो कई सारे तरह से की जा सकती है। तो यहाँ पर जो जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन बनने वाला है वो भी नंबर में ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अगर जीनोटाइप बनाने की कोशिश करें किसी डिप्लॉइड इंडिविजुअल की, डिप्लॉइड यानी जिसके अंदर हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं, और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड ही होते हैं। तो हमारे पास में जो अडल्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जनरली वो डिप्लॉइड होते हैं, उनके पास हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं। अब कौन कौन सी जीन कॉपी होगी, कौन सा एलील होगा, किस कॉम्बिनेशन में वो प्रेजेंट होगा, उसके बेसिस पे जीनोटाइप कौन कौन सा बन सकता है। जीनोटाइप यहाँ पे बन सकता है A1 के साथ A1 आ सकता है, ये एक जीनोटाइप हो गया। A2 के साथ A2 आ सकता है, ये दूसरा जीनोटाइप हो गया। A3 के साथ A3 आ सकता है, ये तीसरा जीनोटाइप हो गया। A4 के साथ A4 आ गया, ये चौथा जीनोटाइप हो गया। अब ये सारे जीनोटाइप कैसे हैं? होमोजाइगस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों एलील्स सेम टाइप के हैं। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम इनको? होमोजाइगस कंडीशन। तो ये सारे कैसे हैं? होमोजाइगस कंडीशन में। बट हेट्रोजाइगस भी तो बहुत सारे बन सकते हैं। तो एक बार हम हेट्रोजाइगस भी देख लेते हैं। भाई हेट्रोजाइगस कौन कौन से बनेंगे? हेट्रोजाइगस हमारे पास में बन सकता है A1 के साथ क्या A2 आ सकता है? बिल्कुल। क्या A1 के साथ A3 भी आ सकता है? क्या A1 के साथ A4 भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है।
क्या A2 के साथ A3 आ सकता है? बिल्कुल। क्या A2 के साथ में A4 भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या A3 के साथ में A4 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो ये सारे जो हैं ये हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन है, तो ये हो गए हेट्रोजाइगस। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जीनोटाइप कितने सारे बन गए। होमोजाइगस कंडीशन वाले जीनोटाइप भी बहुत सारे हैं और हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले जीनोटाइप भी कई सारे पॉसिबल है यहाँ पर। अब टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आप कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास मल्टीपल एलील्स का नंबर आपको दे दिया जाए। हर बार तो आप ये सारे कॉम्बिनेशन बनाने से रहे, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहेगा कि आप सारे कॉम्बिनेशन वहाँ पर जाकर बना पाएँ। तो उसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है? ये डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम किसी भी मल्टीपल एलेलिज्म वाले जीन की टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स पता कर सकते हैं, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ एलील्स ऑफ दैट जीन। उस जीन के कितने एलील्स हैं तो वो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एलील्स से लिखा हुआ है। जैसे अगर हम इसी जीन की बात करें तो यहाँ पर कितने एलील्स हैं? टोटल 4 एलील हैं। अब 4 एलील के लिए नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितना आ जाएगा? 4 ब्रैकेट के अंदर में 4+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 से आप 2 को काटोगे तो आ जाएगा 2, 5 इज इक्वल टू 10। तो टोटल 10 जीनोटाइप बनते हैं यहाँ पर। एक बार देख लेते हैं क्या 10 बन रहे हैं हमारे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बिल्कुल सही बात है, 10 जीनोटाइप यहाँ पर टोटल बन रहे हैं। इन 10 में से कुछ होमोजाइगस है और कुछ हेट्रोजाइगस है। अब होमोजाइगस कितने होंगे? होमोजाइगस जितने एलील्स हैं वो सब होमोजाइगस कंडीशन को शो कर सकते हैं। जैसे अगर A1 एलील है तो क्या A1 जीनोटाइप हो सकता है होमोजाइगस जीनोटाइप? बिल्कुल। तो ये एक होमोजाइगस जीनोटाइप है। A2 एलील है तो क्या यहाँ पर A2 एलील हो सकता है जीनोटाइप? बिल्कुल हो सकता है। तो टोटल 4 A1 A2 A3 और लास्ट A4 क्या ये सारे होमोजाइगस कंडीशन जीनोटाइप पॉसिबल है? बिल्कुल। तो जितने एलील्स हैं उतने ही टोटल होमोजाइगस जीनोटाइप बन सकते हैं। बाकी सारे जीनोटाइप जो बच गए हैं वो क्या होंगे? हेट्रोजाइगस। तो आप एक ही फॉर्मूले से दोनों चीजें निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। होमोजाइगस के लिए आप डायरेक्ट होमोजाइगस कितने बन सकते हैं? n। अगर हम बात करें होमोजाइगस जीनोटाइप की तो वो टोटल कितने बन सकते हैं? n। जितने एलील्स हैं हर एलील होमोजाइगस कंडीशन को दिखा सकता है। अगर तुम्हें टोटल नंबर पता है, होमोजाइगस पता है, तो हेट्रोजाइगस भी माइनस करके इजीली निकाला जा सकता है। तो ये बात हो गई कि हम कैसे निकालते हैं जीनोटाइप। अब यहाँ पर ये आपको समझना होगा कि मल्टीपल एलिलिज्म आपको दिखाई कहाँ देगा। मल्टीपल एलिलिज्म क्या एक पर्सन में दिखाई देगा? क्योंकि एक पर्सन मान लीजिए यहाँ पर है, एक इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल में जो जीन ए है, जो सेम जीन हम अभी एग्जाम्पल लिए थे उसी का एग्जाम्पल यहाँ पर रखते हैं। तो जो जीन ए है उसके रिस्पेक्ट में जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? उसके रिस्पेक्ट में इन 10 में से कोई एक जीनोटाइप उसकी बॉडी में देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इसकी बॉडी में क्या हो, ए जीन के रिस्पेक्ट में जीनोटाइप ऐसा हो, ये वाला हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये वाला हो, या फिर हो सकता है कि ये वाला हो। कोई सा भी, ये जो 10 जीनोटाइप बने हैं इनमें से कोई सा भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप इसकी इस इंसान की बॉडी में देखने को मिलेगा। पर जो भी जीनोटाइप इसकी बॉडी में है वो इसके सारे सेल्स में सेम जीनोटाइप देखने को मिलेगा। उसकी बॉडी में हमेशा वही जीनोटाइप हर सेल में देखने को मिलेगा। इस पर्सन में
जीन ए को लेकर के कोई एक पेयर ऑफ जीनोटाइप हो सकता है आउट ऑफ 10, 10 में से कोई सा भी एक। जो हमने यहाँ पे 10 जीनोटाइप बनाए हैं, A1 A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A1, इनमें से कोई सा भी एक हो सकता है, बट सिर्फ एक ही पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अगर हमारे पास में डिप्लॉइड इंडिविजुअल के अंदर किसी भी एक इंडिविजुअल के अंदर में एक जीन की सिर्फ 2 ही कॉपी देखने को मिलती है, तो मल्टीपल एलिलिज्म तुम्हें कहाँ देखने को मिलेगा? इंडिविजुअल में तो मल्टीपल एलिलिज्म देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि डिप्लॉइड इंडिविजुअल में तो 2 ही एलील होंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म तुम्हें एक सिंगल इंडिविजुअल में कभी भी देखने को नहीं मिलता। अगर तुम्हें मल्टीपल एलिलिज्म की स्टडी करनी है तो तुम्हें मल्टीपल इंडिविजुअल्स की स्टडी करनी पड़ेगी, तुम्हें एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस हैं, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ह्यूमंस या फिर ह्यूमंस का एक ग्रुप प्रेजेंट है। अब इस ह्यूमंस के ग्रुप में अलग अलग इंडिविजुअल का जीनोटाइप डिफरेंट तरह का होगा। किसी का A1 A1, किसी का A2 A1, किसी का A1 A3, किसी का A3 A3, किसी का A4 A1। अब यहाँ पर समझिएगा, जब हमने एक ह्यूमंस के ग्रुप की स्टडी की, जिसको हम एक पॉपुलेशन भी बोल सकते हैं, तो ह्यूमंस की अगर हम एक पॉपुलेशन की स्टडी करेंगे या फिर एक कंप्लीट ग्रुप की स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर बेशक हमें मल्टीपल एलिलिज्म देखने को मिलेगा। अलग अलग इंडिविजुअल में जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन डिफरेंट तरह का होगा। तो जब आप मल्टीपल ग्रुप्स इंडिविजुअल्स को स्टडी करोगे, ग्रुप ऑफ ह्यूमंस को स्टडी करोगे, एक पॉपुलेशन को स्टडी करोगे, तो पॉपुलेशन को स्टडी करने पर आपको मल्टीपल एलिलिज्म दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो मल्टीपल एलिलिज्म है वो हमेशा एक पॉपुलेशन में दिखाई देता है। मल्टीपल एलिलिज्म कभी भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर इंसान में दिखाई नहीं देता। इंडिविजुअल में ये कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो ये बात हो गई हमारी मल्टीपल एलिलिज्म के लिए आपको पॉपुलेशन की स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ पे हमें बात करनी है एलील्स के बीच में आपसी इंटरेक्शन। जो मल्टीपल एलील्स के अलग अलग एलील्स हैं वो आपस में किस तरह का इंटरेक्शन दिखाते हैं, और इंटरेक्शन करके जो फिनोटाइप एक्चुअल में जनरेट होता है उनके इंटरेक्शन की वजह से वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पर हो सकता है, उससे कितने तरह के फिनोटाइप जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि एक मल्टीपल एलीलिक जीन के रिस्पेक्ट में जो एलीलिक इंटरेक्शन है, जो एलील्स के बीच में आपसी इंटरेक्शन है, वो कितने तरह का हो सकता है और उसकी वजह से कौन कौन से फिनोटाइप पॉसिबल होंगे। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है। एलीलिक इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो हम एक बेसिक टर्मिनोलॉजी वापस से रिकॉल करते हैं। एलीलिक इंटरेक्शन का मतलब है कि एक जीन के जो अलग अलग एलील्स हैं वो आपस में किस तरह का रिलेशन शो करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हाइट के लिए एलील था कैपिटल टी और इसी जीन का दूसरा एलील था स्मॉल टी। यहाँ पर कैपिटल टी जो है और स्मॉल टी कैसा इंटरेक्शन दिखाते हैं, डोमिनेंस रिसेसिव इंटरेक्शन। ये आपस में कैसा इंटरेक्शन दिखाते हैं, डोमिनेंस रिसेसिव इंटरेक्शन। इनमें से एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है और इनके बीच ये इंटरेक्शन हो रहा है। ये वाला डोमिनेंट है और ये वाला रिसेसिव है।
पर डोमिनेंस और रिसेसिव के अलावा हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एक केस है, को डोमिनेंस का भी एक केस है। ठीक है, आपको सारे हमने पहले ही पढ़ा दिए। तो जब मल्टीपल एलीलिज्म की हम बात करते हैं तो वहां पर तो बहुत सारे एलील्स हैं। हर एक एलील का दूसरे के साथ में जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम मल्टीपल एलीलिज्म की बात करते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होने वाला है बिटवीन डिफरेंट एलील्स is completely independent। किसी भी एक पेयर के बीच में या फिर दो एलील्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे पेयर्स के इंटरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। अब इसका मतलब क्या है, एक बार हम ये भी समझते हैं। मान लीजिए हमने वापस से ए जीन लिया है और इसके 4 एलील्स लिए थे, A1, A2, A3 एंड A4। अब इनके बीच में जो आपसी इंटरेक्शन है, हो सकता है कि जो A1 और A2 है, A1 और A2 है, ये डोमिनेंस रिसेसिव केस दिखाते हो। यहाँ पर A1 क्या है, डोमिनेंट, और जो A2 है वो है रिसेसिव। तो A1 और A2 आपस में किस तरह का रिलेशन दिखाते हैं, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। अगर हम A2 A3 की बात करते हैं तो ये आपस में को डोमिनेंस दिखाते हैं। ये आपस में कैसा दिखाते हैं रिलेशन, को डोमिनेंस। ये आपस में एक दूसरे के साथ में को डोमिनेंट है। एक और पेयर यहां पर बन रहा है A2 A4। जो A2 और A4 के बीच में रिलेशन है ये वापस से डोमिनेंट रिसेसिव का रिलेशन है, ये भी हो सकता है। ऐसे ही आप सारे पेयर के लिए बना सकते हैं। यहाँ पर हमने 3 पेयर के लिए बना दिया। आप देखिए यहाँ पर जो A2 का रिलेशन A1 के साथ में है वो कैसा है, A1 के रिस्पेक्ट में हमारा A2 एलील रिसेसिव है, A1 के आगे उसकी नहीं चलेगी। A1 अगर प्रेजेंट है A2 के साथ में तो A2 अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। वहीं पर अगर A3 के साथ में बात करें तो ये को डोमिनेंट है। ये दोनों आपस में अगर साथ में प्रेजेंट हैं तो अपना कंप्लीट एक्सप्रेशन, फुल एक्सप्रेशन शो करेंगे। A4 के साथ में वापस से ये डोमिनेंस रिसेसिव रिलेशन दिखाता है, जहां पर A2 क्या है, डोमिनेंट, और A4 क्या है, रिसेसिव। तो आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल देख करके भी समझ आ गया होगा कि जो A2 का रिलेशन A1 के साथ है, A3 के साथ में है, A4 के साथ में है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो दूसरे पेयर से डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं समझना है कि अगर A1 और A2 के बीच में डोमिनेंस वाला केस है तो A4 और A2 के बीच में भी डोमिनेंस आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उसमें कोई और रिलेशन हो। तो ये हो गया हमारा इनका आपस में रिलेशन किस टाइप का रहता है और इनका आपस में किस तरह का रिलेशन है, उसी के बेसिस पे हमारा फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पर डेवलप होता है। सो बेस्ड ऑन इंटरेक्शन बिटवीन एलील्स, किस टाइप का इंटरेक्शन है दो एलील्स के बीच में, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक नंबर उसी पे डिपेंड करके आता है। तो जो फिनोटाइप है वो किस पर डिपेंड करेगा, किस तरह का इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन टाइप बिटवीन जीन्स। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। एक जीन है बी जीन और इस बी जीन के 3 एलील्स हैं, B1, B2 एंड B3। B1 है, B2 है और
B3 है। अब यहाँ पर जो B1 और B2 के बीच में रिलेशन है वो कैसा है, डोमिनेंस रिसेसिव वाला रिलेशन है। तो यहाँ पर कैसा रिलेशन है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, B1 जो है वो डोमिनेंट है और B2 क्या है, रिसेसिव। वहीं पर अगर हम बात करें B1 और B3 की, तो ये आपस में क्या है, कोडोमिनेंट। ये आपस में क्या है, कोडोमिनेंट। वहीं पर जो B2 है और B3 के बीच में कैसा रिलेशन है, B2 और B3 के बीच में है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, B2 और B3 के बीच में। इसको मिटा के, तो ये तीनों तरह के रिलेशन हमने बता दिए, इसके अलावा तो कुछ बन नहीं सकता। अब आपको बताना है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने पॉसिबल हैं और टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स कितने पॉसिबल हैं। ठीक है, ध्यान से स्टार्ट करेंगे हम। तो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आप कैसे निकालोगे, सिंपल सा जीनोटाइप निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, n ब्रैकेट के अंदर n+1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3 डिवाइड ब्रैकेट के अंदर 3+1 डिवाइडेड बाय 2। तो टोटल जो हमारे पास में जीनोटाइप आएगा वो आएगा 6 जीनोटाइप। तो यहाँ पर जीनोटाइप हम बना लेते हैं। 6 जीनोटाइप है, B1 B1, B2 B2, पहले होमोजाइगस तीनों बना लेते हैं, B3 B3, ये तीनों होमोजाइगस है। इसके बाद में हेट्रोजाइगस B1 B2, B1 B3 और B2 B3, बस ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। अब यहाँ पर फिनोटाइप कितने पॉसिबल हैं हमें ये निकालना है बेस्ड ऑन इन एलील्स के बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है। अगर कोई भी एलील होमोजाइगस कंडीशन में होता है तो वो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करता है, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में तो वो अकेला प्रेजेंट है। और अगर वो कोई एलील अकेला प्रेजेंट है, होमोजाइगस कंडीशन में है, तो वो हमेशा अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेशन शो करेगा ही से। तो यहाँ पे एक फिनोटाइप आएगा जिसको लिखते हैं P1, ये है फिनोटाइप 1। हमें टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप पता करने हैं, ये एक फिनोटाइप हो गया फिनोटाइप 1। जब B2 होमोजाइगस कंडीशन में है तो ये एक अलग तरह का फिनोटाइप बनाता है जिसको हम लिखते हैं P2, फिनोटाइप 2। जब B3 अलग कंडीशन में है तो P3 फिनोटाइप यहाँ पे बनता है। तो इन तीनों में तो आपको कोई प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में एलील अपने आप को पूरा शो करता है, अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करता ही है। जो इंटरेक्शन के बेसिस पे एक्सप्रेशन होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। तो जैसा हमारे पास में ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है B1 B2। अब B1 और B2 के बीच में कैसा रिलेशन है, डोमिनेंट रिसेसिवनेस का रिलेशन है, जहां पर B1 डोमिनेंट है और B2 रिसेसिव है। अगर B1 डोमिनेंट है B2 रिसेसिव है तो यहाँ पे फिनोटाइप किसके बेसिस पे आएगा, B1 वाला फिनोटाइप आएगा, क्योंकि B1 जो एलील है वो डोमिनेंट है। तो यहाँ पर फिनोटाइप किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ B1 एलील की वजह से। तो यहाँ पे फिनोटाइप 1 दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल सेम जैसा यहाँ पर था। अब देखते हैं B1 B3। अब B1 B3 के बीच में क्या रिलेशन है आपस में, B1 और B3 कोडोमिनेंट है। कोडोमिनेंट का मतलब होता है कि जब दोनों के दोनों जो एलील्स हैं वो अपने आप को कंप्लीट एक्सप्रेस कर पाए, अपना कैरेक्टर अपना ट्रेट शो कर पाए। अगर यहाँ पे कोडोमिनेंस है तो हमें यहाँ पर एक नया फिनोटाइप मिलेगा जो P1 भी दिखाई देगा उसमें और P3 भी दिखाई देगा। तो इसको हम एक अलग तरह का फिनोटाइप मानेंगे
जो कि मिक्स्ड फिनोटाइप है, ब्लेंडिंग नहीं हुई है उनके बीच में कोई भी, पर ये इससे भी अलग है और इससे भी अलग है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, P4। P4 के अंदर में आपका P1 भी दिखाई देगा और P3 भी दिखाई देगा, तो ये एक अलग तरह का फिनोटाइप हो गया P4। लास्ट है B2 B3। अब B2 और B3 के बीच में जो रिलेशन है वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, जब दोनों के दोनों इनकम्प्लीट डोमिनेंट एलील साथ में प्रेजेंट हैं जीनोटाइप में, तो फिनोटाइप कैसा आता है, बीच का। ना तो दोनों में से किसी भी एलील का कंप्लीट एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, और जो फिनोटाइप दिखाई देगा वो इंटरमीडिएट फिनोटाइप या फिर इनके बीच का कोई फिनोटाइप दिखाई पड़ेगा। तो B2 और B3 के केस में हमारे पास में एक नए तरह का फिनोटाइप दिखाई पड़ेगा P5, जो कि बीच का है या फिर इंटरमीडिएट है P2 और P3 के। तो ये कहीं बीच में लाए करता है P2 और P3 के। तो टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हो गए, 1 2 3 4 5। 5 टाइप के फिनोटाइप यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा कि जितने जीनोटाइप बनते हैं वो सारे के सारे यूनिक फिनोटाइप बनाएं, ये ज़रूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि उनका आपस में इंटरेक्शन कैसा है, एलील्स आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक जीन है और उसके टोटल 4 एलील्स हैं। उसके टोटल कितने हैं, 4 एलील्स। अब इसके लिए हम यहाँ पर कोई सा भी लेटर यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए हम वाई लेटर यूज़ करते हैं, तो हमारे पास में Y1 एक एलील है, Y2 एक एलील है, Y3 एक एलील है, Y4 एक एलील है। इन एलील्स के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो कैसा है, वो कुछ इस तरह का इंटरेक्शन है। Y1 डोमिनेंट है Y3 Y4 और के ऊपर, मतलब समझिए यहाँ पे जो Y1 है वो बाकी सबके ऊपर डोमिनेंट है, जो Y2 है वो इन दोनों पर डोमिनेंट है, जो Y3 है वो Y4 पे डोमिनेंट है। मतलब जो ये हमने एरो साइन लगाए हैं, इसका मतलब है कि आगे वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला एलील है वो अपने राइट हैंड साइड वाले सब पर डोमिनेंट है। अगर Y1 की बात करें तो Y1 Y2 पे भी डोमिनेंट है, Y3 पर भी डोमिनेंट है, Y4 पे भी डोमिनेंट है। अगर Y2 की बात करें तो Y2 Y1 के रिस्पेक्ट में रिसेसिव है, लेकिन Y3 और Y4 के लिए डोमिनेंट है। वहीं पर अगर Y3 की बात करें तो Y3 Y1 और Y2 के लिए तो रिसेसिव है, बट Y4 के लिए डोमिनेंट है। और जो Y4 है वो सबसे लास्ट में प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, एकदम कॉर्नर में, तो इसीलिए वो सब पर रिसेसिव है। वो हर किसी के लिए रिसेसिव है। वो Y1 के लिए भी रिसेसिव है, Y2 के लिए भी रिसेसिव है, Y3 के लिए भी रिसेसिव है और Y4 के लिए भी रिसेसिव है। अब ऐसी कंडीशन में तुम्हें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने पॉसिबल हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप्स पॉसिबल, कितने फिनोटाइप पॉसिबल है। तो फिनोटाइप कभी भी पहुंचना हो तो पहले जीनोटाइप निकालते हैं। अब जीनोटाइप जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने बन सकते हैं, सीधा हमें फॉर्मूला लगाना है n ब्रैकेट के अंदर n+1 डिवाइडेड बाई 2 और इससे वैल्यू आती है 10। 10 फिनोटाइप यहाँ पर जीनोटाइप 10 जीनोटाइप क्या है पॉसिबल। अब इन 10 में से जो 4 होंगे, n=4 है तो होमोजाइगस कितने होंगे, 4, जबकि बाकी 6 क्या है, हेट्रोजाइगस। तो पहले हम होमोजाइगस वाले बना लेते हैं, क्योंकि होमोजाइगस वाले हमेशा यूनिक फिनोटाइप देते हैं। वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे और यूनिक फिनोटाइप देंगे। तो ये एक फिनोटाइप 1 है, ये फिनोटाइप 2 है, ये फिनोटाइप 3 है और ये फिनोटाइप 4 है, यूनिक फिनोटाइप। अब बात आती है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। हेट्रोजाइगस जब कंडीशन आपको देखनी है तो फिर आपको जीन्स के बीच में, एलील्स के बीच में इंटरेक्शन कैसा है वो भी समझना होगा।
अगर हम y1 के सारे हेट्रोजाइगस बना ले, y1 का y2 के साथ, y1 का y3 के साथ, y1 का y4 के साथ, अब यहाँ पर समझिएगा, जो y1 जीन था वो अपने पीछे वाले सब पर डोमिनेंट था। वो y2 पर भी डोमिनेंट है, y3 पर भी डोमिनेंट है, y4 पर भी डोमिनेंट है। अगर वो सब पर डोमिनेंट है तो क्या इन सारी कंडीशन में y1 अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और दूसरे को क्या करेगा, सप्रेस कर देगा। y1 तो एक्सप्रेस करेगा लेकिन बाकियों को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। क्योंकि ये बाकियों को सप्रेस कर दे रहा है तो यहाँ पर भी फिनोटाइप किसकी तरह दिखाई देगा, फिनोटाइप 1 की तरह। जैसा फिनोटाइप 1 है सेम फिनोटाइप इन हर कंडीशन में बनेगा। तो क्या इन तीनों में कोई यूनिक फिनोटाइप दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर सेम फिनोटाइप है यही वाला, तो यहाँ पर तो कोई यूनिक फिनोटाइप हमको दिखा नहीं। अब y2 के सारे कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, y3 के साथ, y4 के साथ। अब ये भी हमने बताया था कि जो y2 है वो y3 पर भी डोमिनेंट है और y4 पर भी क्या है, डोमिनेंट। अगर ये y3 के लिए भी डोमिनेंट है और y4 के लिए भी डोमिनेंट है तो ऐसे कंडीशन में फिनोटाइप कौन अपना एक्सप्रेस कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ y2। और जब भी y2 अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो फिनोटाइप आता है p2, तो यहाँ पर p2 फिनोटाइप आएगा। तो क्या यहाँ पे हमें कोई यूनिक फिनोटाइप, नया फिनोटाइप दिखाई दिया? नहीं, यहाँ पर हमें p2 ही दिखाई दिया, नया फिनोटाइप नहीं दिख रहा है। लास्ट हम ले लेते हैं y3 का कॉम्बिनेशन y3 y4। अब वापस से अगर हम एलील इंटरेक्शन की बात करें तो जो y3 है वो y4 पर डोमिनेंट है, तो ऐसी कंडीशन में अपने आप को y3 एक्सप्रेस करेगा और फिनोटाइप क्या आएगा, p3। तो क्या यहाँ पर हमें कोई नया फिनोटाइप मिला? नहीं, तो यहाँ पर हमें p3 जैसा फिनोटाइप ही मिला। तो टोटल कॉम्बिनेशन बनाने के बाद में भी जो टोटल फिनोटाइप का टाइप्स है वो हमें सिर्फ 4 टाइप्स के दिखाई पड़ेंगे। भले से जीनोटाइप 10 तरह का है बट फिनोटाइप कितने तरह का है, सिर्फ 4 तरह का, बिकॉज जीन इंटरेक्शन सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के नए कॉम्बिनेशन पॉसिबल करवा पा रहा है। तो ये बात हो गई हमारे नंबर ऑफ जीनोटाइप्स निकालने की और नंबर ऑफ फिनोटाइप्स निकालने की। अब हम मल्टीपल एलिलिज्म का एक क्लासिकल एग्जाम्पल देखेंगे। मल्टीपल एलिलिज्म का ह्यूमन बॉडी में एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है जिसका नाम है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। क्या एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का क्लासिकल एग्जाम्पल? ये एग्जाम्पल है ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब ये जो ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है ये किस पर बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है हमारे आरबीसी की सरफेस पर, हमारे रेड ब्लड सेल जो होता है उसकी सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है, एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। और ये शुगर मॉलिक्यूल किस टाइप का है, किस तरह का शुगर मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच्ड है हमारे आरबीसी की मेम्ब्रेन पर, वही डिसाइड करता है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होगी। अब ये जो शुगर है इसको कोड कौन करता है? इसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर जीन रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है आई जीन। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुपिंग के लिए या फिर इस शुगर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस जीन का नाम है आई जीन। इस आई जीन के 3 डिफरेंट एलील्स होते हैं। एक एलील होता है आई ए जो कि ए टाइप की शुगर बनाएगा। अगर हमारे पास में आई ए एलील है तो ए टाइप की शुगर बनेगी। एक है आई बी, अगर आई बी प्रेजेंट है तो हमारे पास बी टाइप की शुगर बनेगी, दूसरी तरह की शुगर बनेगी बी टाइप की। और लास्ट होता है आई ओ या फिर कई बार इसको स्मॉल आई बी लिखते हैं, जहां पर नो शुगर प्रोडक्शन। अगर ये एलील प्रेजेंट है तो ये एलील कोई सी भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये 3 डिफरेंट एलील्स इस पर्टिकुलर जीन के होते हैं। अब ये जीन तो हमारे पास में जो एलील्स हैं वो 3 तरह के हैं, बट जीनोटाइप कितने पॉसिबल हैं, फिनोटाइप कितने पॉसिबल हैं, वो समझना होगा हमें।
लेकिन उससे पहले इन एलील्स के बीच में आपस में किस तरह का इंटरेक्शन होता है वो भी देखते हैं। यहाँ पर जो IA है और जो IB है ये आपस में कोडोमिनेंट होते हैं। कोडोमिनेंट का मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर ही है कि अगर दोनों साथ में प्रेजेंट है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, IA भी प्रेजेंट है और IB भी प्रेजेंट है, तो दोनों ही अपनी अपनी शुगर बनाएंगे, अपनी अपनी शुगर RBC की सरफेस पे प्रोड्यूस करेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें IO की या फिर स्मॉल आई की, स्मॉल आई रिसेसिव है दोनों के लिए। ये रिसेसिव है IA के लिए भी और IB के लिए भी। चाहे IB इसके साथ हो तो ये भी इसको सप्रेस कर देगा, और अगर IB होगा इसके साथ तो भी ये सप्रेस हो जाएगा। मतलब ये दोनों क्या है, डोमिनेंट है कौन से एलील के रिस्पेक्ट में, IO के रिस्पेक्ट में। IO बेचारा सीधा सा है, सबसे सीधा एलील है, सबसे दब जाता है ये। लेकिन जो IA है और IB है ये एकदम इक्वल है एक दूसरे के। इन दोनों में ना तो कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव है। तो ये तो हो गई हमारे एलील्स के बीच में आपसी इंटरेक्शन किस तरह का है। अब यहाँ पे बात करते हैं जीनोटाइप कितने पॉसिबल हैं। यहाँ पर कितने तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हैं अगर 3 एलील्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल, वापस से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब 3 ब्रैकेट के अंदर 2 + 2 = 6। 6 तरह के जीनोटाइप पॉसिबल हैं। वो 6 तरह के कौन कौन से हैं? IA पहले होमोजाइगस बना लेते हैं सारे। IB IO या फिर इसको हम स्मॉल आई भी बोलते हैं। ये सारे होमोजाइगस हैं। अगर इस तरह की कंडीशन है तो RBC के ऊपर में जो शुगर प्रेजेंट होगी, RBC की सरफेस पर जो शुगर टाइप प्रेजेंट होगा, यहाँ पर A शुगर प्रेजेंट होगी, यहाँ पर B शुगर प्रेजेंट होगी और यहाँ पर नो शुगर। अगर A शुगर प्रेजेंट होती है तो ब्लड ग्रुप क्या बनता है? ABO ब्लड ग्रुप के हिसाब से कौन सा ब्लड ग्रुप यहाँ पे आने वाला है? A ब्लड ग्रुप, यहाँ पर B ब्लड ग्रुप, यहाँ पर O ब्लड ग्रुप या फिर 0 ब्लड ग्रुप बोलते हैं जिसको, जिसमें कोई भी शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमारे टोटल 6 तरह के जीनोटाइप थे जिसमें से 3 हमने होमोजाइगस बना लिए, तो 3 हेट्रोजाइगस बनेंगे। पहला हेट्रोजाइगस है IA IO और लास्ट है IBIO। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, अगर हम IA की बात करें तो IA जो है वो डोमिनेंट है और IO रिसेसिव है। तो अगर IO बेचारा IA के साथ फंस गया तो IA तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, डोमिनेंट है, वो उसको एक्सप्रेस होने नहीं देगा। तो शुगर कौन सी बनेगी? शुगर बनेगी A टाइप शुगर। और अगर A टाइप शुगर है तो ब्लड ग्रुप भी क्या आएगा? A टाइप। वहीं पर B की भी बात करें तो B भी डोमिनेंट है IO पर, तो यहाँ पर शुगर कैसी बनेगी? B टाइप। जब B टाइप शुगर है तो ब्लड ग्रुप भी B टाइप आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर A ब्लड ग्रुप है, ये भी सेम ब्लड ग्रुप है, कोई नया फिनोटाइप नहीं है। यहाँ पर B ब्लड ग्रुप है, यहाँ पर भी सेम ब्लड ग्रुप है, कोई नया फिनोटाइप नहीं है। मजा आता है जब दोनों साथ में हो, IA और IB, ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट है। और अगर ये आपस में कोडोमिनेंट है तो जब ये साथ में प्रेजेंट होंगे दोनों के दोनों जीन्स, तो हमारी शुगर क्या आएगी? A शुगर प्लस B शुगर। मतलब ऐसे RBC पर हमारी A शुगर भी दिखाई देगी और B शुगर भी दिखाई देगी, दोनों दिखाई देंगे एक साथ। अगर दोनों तरह की शुगर हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप भी क्या आएगा? AB ब्लड ग्रुप। मतलब यहाँ पर A ब्लड ग्रुप भी है और B ब्लड ग्रुप भी है, इसको बोलते हैं AB ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर टोटल फिनोटाइप कितने हो गए? A ब्लड ग्रुप एक फिनोटाइप, B ब्लड ग्रुप दूसरा फिनोटाइप, O ब्लड ग्रुप तीसरा फिनोटाइप, AB ब्लड ग्रुप चौथा फिनोटाइप, और ये दोनों हमारे पहले ही आ चुके हैं तो ये कोई यूनिक फिनोटाइप नहीं है। तो टोटल 4 फिनोटाइप पॉसिबल है, 4 तरह के ब्लड ग्रुप यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो ये भी एक हमारा केस है मल्टीपल एलेलिज्म का, एक क्लासिकल मल्टीपल एलेलिज्म का केस है जो ह्यूमंस में दिखाई पड़ता है। तो ये बात हो गई हमारे मल्टीपल एलीलिज्म कंसेप्ट की।